एमए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों, मैंने कल रामायण के राजनीतिक चिंतन पर अपनी बात रखी थी। आज मैं आपके सामने बौद्ध राजनीतिक चिंतन परंपरा को आगे बढ़ाऊंगा। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की परंपरा में दो भाग होते हैं, एक वैदिक, एक अवैदिक। वैदिक परंपरा में रामायण, महाभारत, स्मृतियां, पुराण, नीति ग्रंथ, नीतिसार इत्यादि आते हैं, वेद। अवैदिक परंपरा में बौद्ध और जैन आते हैं। बौद्ध और जैनियों ने वैदिक परंपरा के खिलाफ समाज के शुद्धिकरण को, राजनीति के शुद्धिकरण को लेकर के अपना संप्रदाय और अपना धर्म खड़ा किया। उसी में बौद्ध राजनीतिक परंपरा का भी विकास होता है। तो हम मानते हैं जो प्राचीन भारतीय राजनीति की परंपरा, सनातन परंपरा है, उस सनातन परंपरा में हम मानते हैं कि बौद्ध राजनीतिक परंपरा यद्यपि भारत की परंपरा है, यद्यपि भारत की संपूर्णता का प्रतीक है, यद्यपि भगवान बुद्ध भारत के ऋषि थे, यद्यपि भगवान बुद्ध भारत की चेतना शक्ति के प्रतीक थे, यद्यपि भगवान बुद्ध ने धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति का उद्घोष किया, लेकिन जब राजनीति के चिंतन के माध्यम से उसको बांटते हैं हम, तो हम बौद्ध राजनीतिक चिंतन को अवैदिक परंपरा के संदर्भ में देखते हैं, क्योंकि बौद्धों ने राजनीतिक चिंतन में वैदिक राजनीतिक परंपरा के विरुद्ध कई जगह बात की। कुल मिलाजुला के यह है कि बौद्ध राजनीतिक परंपरा भी भारत की वैदिक राजनीतिक परंपरा के ही आधार पर विकसित हुई। कौटिल्य से पूर्व उपनिषदों से होती हुई धर्म सूत्रोत्तर काल तक भारतीय राजनीति यथार्थवादी के साथ साथ दार्शनिक भी हो चुकी थी। दार्शनिक, यथार्थवादी भी थी भारतीय राजनीतिक परंपरा, दार्शनिक भी थी। इस काल तक समाज की भौतिक आवश्यकताएं अधिक स्पष्ट होने लगी थी। बौद्ध काल में समाज की भौतिक आवश्यकताएं और अधिक स्पष्ट होने लगी थी। यूनानी आक्रमण से राष्ट्रभाव का विकास हुआ। अखंड राष्ट्र एवं राज्य की स्थापना की बात की गई। बाह्य जातियों के संपर्क, बौद्ध, जैन एवं भौतिकवादी संप्रदाय के आंदोलन आदि से राज्य, समाज एवं व्यक्ति के संबंधों में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ। कौटिल्य से पूर्व राजनीतिक आचार्यों के समक्ष स्थिति नहीं, या ऐसी स्थिति नहीं थी। फलतः कौटिल्य ने विधि का स्पष्ट रूप से, कानून का स्पष्ट रूप से, लौकिक रूप से संहिताबद्ध किया, संहिताकरण किया। इसमें राज्य के पुनर्गठन, राजा की रक्षा, उसके अधिकार, कर्तव्य का निर्धारण आदि की व्यवस्था कौटिल्य के काल में की गई। ठीक है। इसमें कौटिल्य को उदारवादी होने की भी बात की गई कि कौटिल्य उदारवादी भी था, कौटिल्य उग्रवादी भी था। कौटिल्य ने परंपरागत इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस को, उन्मुक्तियों और सुविधाओं का में कौटिल्य ने संशोधन प्रस्तुत किया। पूर्व रूप में जो उन्मुक्तियां थी और विशेषाधिकार थे, कौटिल्य ने उन विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों में अपने अर्थशास्त्र में संशोधन प्रस्तुत किया। यह प्राचीन भारतीय राजनीति में यह प्रथम अवसर था जब उसने भारतेतर पश्चिम यूनानी से संबंध स्थापित किए। कौटिल्य के काल में भारत से बाहर जाकर के भारत ने यूनानियों से संबंध स्थापित किए, और इस संबंध स्थापित करने से भारत की विदेश नीति का एक व्यापक रूप सामने आया। इस स्थिति में कौटिल्य ने राजा के व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, उसके अधिकार की स्थापना, साकार के नए ढांचे का व्यवहार, अपराध के नए परिगणन की समस्या, उसमें दंड की व्यवस्था आदि से अर्थशास्त्र का जन्म हुआ। इसी में राजनीति का लौकिक रूप आया।
तो कौटिल्य के काल में राजनीति का लौकिक, व्यवहारिक और यथार्थवादी रूप आता है सामने। अर्थशास्त्र की नई संहिता में कौटिल्य विधि एवं धर्म में परंपरावादी अंश के साथ संबंध किया और उसमें कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं किया। धर्म को कौटिल्य ने प्रैक्टिकल लॉ माना, व्यवहारिक विधि माना। उसके साथ कर्तव्य विधि को भी कानून की मान्यता दी, लेकिन व्यवहारिक विधि का आधार मानव व्यवहार, समाज और समाज व्यवहार, विधि के शाश्वत होने एवं उसके देवत्व के स्थान पर लौकिक सर्वोच्चता का रूप सामने आया। मतलब कौटिल्य के काल में राज्य का लौकिक स्वरूप सामने आया और कौटिल्य ने राज्य विधि के निर्माण, न्यायिक प्रशासन, कर्तव्य निर्वहन के संस्था को अधिक प्रश्रय दिया, उसकी स्थापना की। लेकिन कौटिल्य के संबंध में राज्य विधि का निर्माण के पक्ष को अस्वीकार किया जा सकता है, किंतु दंड शक्ति विहीन राजा असभ्यम, नो दंडा नो स्टेट, नो दंड नो स्टेट, दंड नहीं तो राज्य नहीं, इस बात को कौटिल्य ने प्रतिपादित किया और इस बात को कौटिल्य ने स्वीकार किया। अगर कौटिल्य की इस पृष्ठभूमि को देखें तो यह पृष्ठभूमि प्राचीन भारतीय राजनीति में एक अद्भुत पृष्ठभूमि थी और उस पृष्ठभूमि में राज्य और राजनीतिक व्यवस्था के सभी अंगों प्रत्यंगों उपायों का विकास कौटिल्य के काल में हुआ। अब इस काल के आधार पर जब आप बौद्ध राजनीति का अध्ययन करेंगे तो अशोक की परंपरा आती है। बौद्ध राजनीति का जो मूल मंत्र है वह अशोक की राजनीतिक परंपरा है। अशोक की राजनीतिक परंपरा के बगैर आप बौद्ध राजनीति को आप अंगीकार नहीं कर सकते। वस्तुतः अशोक की राजनीतिक परंपरा ही एक तरह से बौद्ध राजनीतिक परंपरा का मूल तत्व है। कौटिल्य ने जिस राजनीतिक परंपरा को आगे बढ़ाया, अशोक ने उसमें नैतिकता का पाठ जोड़ा। नैतिकता का पाठ जोड़ने से बौद्ध काल की राजनीतिक परंपरा राजतंत्रात्मक व्यवस्था से आगे बढ़ते बढ़ते लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाया। इसमें बुद्ध ने दार्शनिकता, राजनीति, फिलॉसफी ऑफ स्टेट, फिलॉसफी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी ऑफ गवर्नेंस, इसकी बात बुद्ध ने की और बुद्ध ने राजनीतिक व्यवस्था में दर्शन शास्त्र को दार्शनिक आधार पर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो इस प्रकार बुद्ध की बौद्ध राजनीतिक परंपरा जो अशोक से निर्देशित होती है वह अशोक से निर्देशित होने वाली बौद्ध राजनीतिक परंपरा धार्मिकी नहीं थी। हाँ जी, हाँ जी, 10:45, ठीक है सर, ठीक है, ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। तो बुद्ध ने प्रत्यात्म धर्म स्थितता के आधार पर राज्य की स्थापना की। प्रत्यात्म धर्म स्थितता, और इस दार्शनिकता के आधार पर बुद्ध कहते हैं कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वही सनातन धर्म है। बौद्ध राजनीति में राजनीति भी सनातन धर्म है। बौद्ध राजनीति में धर्म ही राजनीति है। और भगवान बुद्ध और अशोक दोनों ये मानते हैं कि मैं ही धर्म हूं और मैं ही राज्य हूं। तो यह पश्चिम की जो राजनीतिक परंपरा है कि आई एम द स्टेट, जो चर्च कहता है, उसका रूपांतरण माना जा सकता है। सेलेटोर ने लिखा कि मैं ही सनातन धर्म हूं, मैं ही पॉलिटिक्स हूं, मैं ही राजनीति हूं, राजधर्म हूं। यह भाव लुई 14वें ने पश्चिम में बौद्ध धर्म से अंगीकार किया। मतलब भारत की यह परंपरा कि
मैं ही राज्य हूं और मैं ही धर्म हूं, ये जो अशोक कहता है, उस अशोक को के इस परंपरा को पश्चिम ने स्वीकार किया। तो बौद्ध राजनीति का जो मौलिक स्वरूप हुआ वह यह हुआ कि राजनीति और धर्म बौद्ध राजनीति में एकाकार हो जाते हैं। इसलिए अशोक ने व्हील ऑफ लॉ, धर्म चक्र की बात की। धर्म चक्र क्या है? ला का कानून जो है एक पहिए के समान घूमता रहता है, और उस कानून के घूमते पहिए में भी धर्म होता है, कर्तव्य होता है, अधिकार होता है, गवर्नेंस होता है, राज्य के विभिन्न उपागम होते हैं। तो वो पहिया लगातार घूमता रहता है। पहिया घूमने का मतलब यह हुआ कि यह सनातन है। जो बुद्ध या अशोक जिस राजनीतिक परंपरा की स्थापना कर रहे हैं वह पूर्णतः सनातन है, सनातन है। और उस सनातन बौद्ध परंपरा को जिन लोगों ने वैदिक परंपरा से काट करके अलग करने का प्रयास किया, वह वास्तुतः वैदिक परंपरा और बौद्ध राजनीतिक परंपरा धर्म और सनातनता के नाम पर एकाकार हो जाती, एकजुट हो जाती। इसी को एच.एन. सिन्हा ने अपनी किताब में लिखा कि बौद्ध राजनीतिक परंपरा और वैदिक राजनीतिक परंपरा में कोई अंतर नहीं है, केवल वैदिक राजनीतिक परंपरा का विकास बौद्ध राजनीतिक परंपरा। यह भाव के.पी. जायसवाल ने कहा। अशोक ने बुद्ध की परंपरा को स्वीकार किया। बुद्ध ने जिन सिद्धांतों को आगे बढ़ाया वह बौद्ध आदर्श ही था, पूर्णतः बौद्ध आदर्श था। बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन की व्यवहारिकता से राजा चक्रवर्ती अशोक ने धर्म वडी का प्रचार किया। अशोक ने अपने को चक्रवर्ती राजा माना। अब चक्रवर्ती राजा का मतलब कि पूरा विश्व का पूरा राज्य समुदाय का राजा अशोक स्वयं है, ऐसा अशोक ने मांगा। उसने दो मार्ग प्रस्तुत किए राजनीति में, दुवे ही एव अकाले ही, दुवे ही एहि अकाले ही धम्म नियमेन निजमतिया च। यह बौद्ध पाली का शब्द। इसका अर्थ हुआ कि उसने धर्म के नियमों को स्वयं परिभाषित किया। बुद्ध ने धर्म के नियमों को स्वयं परिभाषित किया। कौटिल्य का राजा धर्म के नियमों को प्रतिपादित नहीं करता, मनु का राजा धर्म के नियमों को प्रतिपादित नहीं करता, महाभारत भीष्म का राजा या शांति पर्व का राजा धर्म के नियमों को प्रतिपादित नहीं करता, रामायण का राजा धर्म के नियमों को प्रतिपादित नहीं करता, शुक्र का राजा धर्म के नियमों को प्रतिपादित नहीं करता। लेकिन बौद्ध राजनीति का राजा धर्म के नियमों को प्रतिपादित करने का दावा करता है। यह अंतर है। कौटिल्य की परंपरा के राजा धर्म द्वारा शासित होते हैं। कौटिल्य और भीष्म की राजनीतिक परंपरा के लोग धर्म द्वारा शासित होते हैं। बौद्ध राजनीतिक परंपरा धर्म राज्य से शासित होती है। मतलब राज्य जो कहे, राज्य जो भी धर्म की परिभाषा दे, वही उनके राज्य में धर्म होता है। लेकिन अशोक कार्यपालिका का प्रधान था। उसने मौखिक भी आदेश दिया, लिखित भी आदेश दिया। उसके अनेक प्रस्तर खंड आज भी मिलते हैं। उसने पथ प्रदर्शन किया, निरीक्षण किया, नीति का निर्धारण किया एवं प्रशासन के साथ साथ धम्म नियमों का प्रतिपादन किया। धम्म नियमों का प्रतिपादन अशोक ने किया। और यह बौद्ध की राजनीतिक परंपरा। लिखित आदेश देता था, मौखिक आदेश देता था और धम्म का प्रतिपादन भी करता था, और उसको जनता को मानना पड़ता था। एक तरह से जिस राजतंत्र की व्याख्या प्राचीन भारत में उसके पूर्ववर्ती लोगों ने की है, उस राजनीतिक परंपरा से विक्षोभ की तरह बौद्ध राजनीतिक परंपरा आगे बढ़ती है। अब आप देखिए कि अशोक ने हिंसा का भी सहारा लिया। कलिंग विजय का हिंसा आप जानते ही हैं। लेकिन बाद में उसने अहिंसात्मक रूप अख्तियार कर लिया।
इसलिए बौद्ध धर्म में, बौद्ध राजनीतिक परंपरा में अहिंसा का सर्वोच्च स्थान है। अशोक कहता है कि राज्य हिंसात्मक ढंग से आगे नहीं बढ़ सकता, राज्य में अहिंसात्मक भाव होना चाहिए। और उसने स्पष्ट किया कि सहिष्णुता, भ्रातृत्व, समरसता आदि का भाव राज्य का एक महत्वपूर्ण तत्व है। उसने कहा कि ब्राह्मणों और श्रमणों में किसी प्रकार का संघर्ष हमें मान्य नहीं है। साधुओं और सन्यास, बौद्ध साधुओं और सन्यासियों में हमें किसी प्रकार का विभेद मान्य नहीं है। उसने कर्मकांड का नियमन भी किया, वैदिक कर्मकांड का नियमन भी अशोक करता है। वैदिक परंपरा में कोई भी वैदिक कर्मकांडों का नियमन नहीं करता। वैदिक कर्मकांडों का नियमन रीत के आधार पर चलता है। लेकिन अशोक ने, बौद्ध राजनीतिक परंपरा ने वैदिक कर्मकांडों का भी नियमन किया। अशोक ने एक अच्छी बात की, बौद्ध परंपरा में एक अच्छी बात हुई कि बौद्ध की परंपरा दूसरे संप्रदायों की निंदा नहीं करती, निंदा नहीं करती। वैदिक तो कभी कभी कर देते हैं, लेकिन यह निंदा नहीं करती, केवल आलोचना का अधिकार था। निंदा और आलोचना में अंतर है। आलोचना करना अच्छी बात है, निंदा करना, राज्य की निंदा करना ठीक बात नहीं है। बौद्ध राजनीतिक परंपरा में मंत्रिमंडल की भी बात की गई। राज्य के सप्तांग सिद्धांत को स्वीकार किया गया, लेकिन राज्य के सप्तांग सिद्धांत के साथ धम्म शब्द जोड़ दिया गया। धम्म शब्द कि राज्य के सातों अंगों के साथ साथ धम्म शब्द भी राज्य का एक प्रमुख अंग है। यह बौद्ध राजनीतिक परंपरा ने स्वीकार किया। उसने धर्म सभा की स्थापना की। धर्म सभा को उसने विधायिका का रूप दिया। बौद्ध राजनीतिक परंपरा में धर्म महासभा विधायिका के रूप में है, वो संसद है। उसके दो सदन भी हैं। धर्म महासभा के 2 सदन हैं, एक मौलिक धर्म सदन, सनातन धर्म सदन, और दूसरा व्यवहारिक धर्म सदन। एक तरह से यह लोकसभा और राज्यसभा का स्वरूप बौद्ध राजनीतिक परंपरा में आपको दिखाई पड़ता है। बौद्धों ने स्त्री अध्यक्ष बनाए। नारी सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है। अशोक कहता है कि स्त्री अध्यक्ष विभिन्न संस्थाओं के अध्यक्षों की तुलना में ज्यादा मजबूत है। स्त्री अध्यक्ष, यह शब्द है, पाली में स्त्री अध्यक्ष का नाम लिया गया। और अनेक स्त्री अध्यक्षों की नियुक्ति राजा स्वयं करता है, अशोक स्वयं करता है। उसने विभागीय कर्मचारियों, राज्य के कर्मचारियों, विभागीय कर्मचारियों की नैतिकता का निर्देशन किया, लेकिन उस पर नियंत्रण भी किया। तो निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार बौद्ध राजनीतिक परंपरा में राजा के पास है, जबकि निर्देशन का अधिकार वैदिक राजनीतिक परंपरा में राजा को है, लेकिन राजा स्वयं में नियंत्रित है। इसलिए नियंत्रण का काम समाज के जिम्मे है, नियंत्रण का काम राजा नहीं कर सकता। बुद्ध ने स्वयं कहा कि पशुवध से विरत करना, समाज को पशुवध से विरत करना, यह राजा का कर्तव्य है। पशुवध को राजनीतिक मुद्दों के रूप में स्थापित करने की बात बौद्ध राजनीतिक परंपरा करता है। पशुवध, और जो पशुवध करता है वह अनैतिक मान लिया जाता है, और उस अनैतिक पशुवध को करने वाले को दंड का प्रावधान वैदिक राजनीतिक परंपरा में किया गया। अशोक ने बौद्ध आदर्शों का राज्य के माध्यम से प्रसार का आधार बनाया। अशोक ने जिस राज्य का प्रसार किया वह बौद्ध परंपरा से निर्देशित है। उसे जनता की नैतिकता के लिए कुछ भी किया, लेकिन जनता की नैतिकता भी राज्य स्वीकृति के आधार पर है।
जो राज्य स्वीकृति देगा वही जनता की नैतिकता है, अन्यथा जनता की नैतिकता अपने आप नहीं चल सकती। नैतिकता पर भी राज्य की स्थापना की बात अशोक करता है। अशोक ने अर्थव्यवस्था में उदार अर्थव्यवस्था का संचालन किया। राज्य उद्योगपति नहीं है, राज्य धनाढ्य नहीं हो सकता। राज्य का सारा धन समाज का धन है और समाज में उसको बांटना जरूरी है। वितरण, बौद्ध राजनीतिक परंपरा ने वितरण पर विशेष जोर दिया, एकत्रीकरण पर जोर नहीं दिया, वितरण पर। यहीं से गांधी का ट्रस्टीशिप का भी सिद्धांत निकलता है कि ट्रस्ट है, राजा जो है ट्रस्ट है। बौद्ध धर्म में, बौद्ध राजनीतिक परंपरा में धर्म और राष्ट्रीय परंपरा का समुच्चय है। धर्म और राष्ट्रीय परंपरा का सम्मिलन है, समुच्चय है। और यह कहा गया धम्मानुधीनी, अशोक ने कहा धम्मानुधीनी, धम्म के आधार पर आगे बढ़ो। धम्मा सावनानी, धम्म ही आपके जीवन का आधार है। तो राज्य के जीवन का आधार बौद्ध राजनीतिक परंपरा में धम्म है, धर्म है। और इस उदारवादी धारणा को अशोक ने स्वीकृति ही नहीं किया, उसको आगे बढ़ाया। इसी अवसर पर ऑस्टिन के संप्रभु का सिद्धांत का रूप बौद्ध दर्शन में दिखाई पड़ता है। ऑस्टिन के संप्रभुत्व का रूप, और बौद्ध धर्म में न्यायपालिका और न्याय धर्माधिष्ठित है, धर्म के आधार पर प्रतिपादित होता है। इसीलिए कहता है कि प्रजानाम विनते रतः, प्रजानाम विनते रतः, प्रजा की नैतिकता, प्रजा में नैतिकता की स्थापना राज्य का प्रमुख कर्तव्य है। तो नैतिक युक्त राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिपादन बौद्ध राजनीतिक परंपरा करता है। आज इतना ही, कल मैं इसके आगे आपसे अपनी बात रखूंगा।